हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम चैप्टर 23 कर रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं और बाकी इसके 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। बाकी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, ठीक है। वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान से, ठीक है। ये आपका इग्नू बीए का सब्जेक्ट है और इसका कोड है BHD 106 या फिर EHD 06, ठीक है। इस कोड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एक ही है अलग अलग है। ये एक ही कोड है बेटा, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जब अभी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और आपको जो स्टडी मटेरियल मिला हुआ है उसमें चाहे BHD 106 लिखा हुआ हो या फिर EHD 06 लिखा हो, आपको इसी की तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए इसमें आज बचे हुए क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी कुछ क्वेश्चन चैप्टर के बचे हुए हैं आपके, ठीक है। और आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। इस वीडियो को आप 1-2 बार भी देख लेंगे तो उतना आपको याद रह जाएगा जितना लिखना आपके लिए जरूरी है एग्जाम में। चलिए 4th क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे, निजी क्षेत्र में हिंदी की भूमिका समझाइए, ठीक है। निजी क्षेत्र में हिंदी की क्या भूमिकाएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। हिंदी का निजी क्षेत्र बहुत व्यापक है, ठीक है। हिंदी का जो निजी क्षेत्र है ये काफी व्यापक क्षेत्र है। निजी क्षेत्र में पिछले 10-15 वर्षों से बहुत सारे BPO, रिटेल व्यवसाय, टेलीमार्केटिंग आदि के क्षेत्रों का विकास हुआ है। इन व्यवसायों में लोगों की मांग काफी बढ़ी है, ठीक है। इस फील्ड में इस व्यवसाय अगर बिजनेस के तौर पे देखें तो इसमें काफी लोगों की अभिरुचि बढ़ी है, मांग बढ़ी है। इन कार्यों के लिए भाषा के मौखिक संप्रेषण कौशल का अच्छा होना अधिकार होना चाहिए, ठीक है। इस क्षेत्र में जिसमें आप कार्य करेंगे या जिसमें काम की मांग बढ़ी है, इन कार्यों के लिए भाषा का जो मौखिक संप्रेषण, ठीक है, भाषा का जो मौखिक संप्रेषण में कौशल अच्छा होने की आवश्यकता है। आपको अच्छे से ही आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छा अधिकार होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कंपनियों के लिए भाषी व्यवस्था खर्चीली होती है, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं इनके लिए भाषी व्यवस्था काफी खर्चीली, महंगी होती है। इसलिए वे एक रूपता की दृष्टि से अंग्रेजी में काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। इसलिए वो अंग्रेजी में काम करना पसंद करते हैं। इधर कुछ विदेशी बैंक भारत में काम करने लगे हैं। वे जनता को विभिन्न प्रकार के ऋण, जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग ऋण देने का काम करते हैं। इसके लिए ग्राहक ढूंढने के लिए वे अपने वहां टेलीकॉमर रखते हैं, ठीक है। वो इन जो कि ग्राहकों को ढूंढ सके उनके लिए वो ग्राहकों से बातचीत करने के लिए टेलीकॉलर जो है वो रखते हैं, ताकि वो लोग बातचीत करके लोगों से लोगों को अपने बिजनेस से जोड़ सके। ये लोग टेलीफोन के माध्यम से स्थानीय भाषाओं या फिर हिंदी में फोन करते हैं, ठीक है। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी या फिर हिंदी में, अगर हिंदी जानने वाले वहाँ पे लोग हैं तो उनकी भाषा में वो लोग फोन पर बातचीत उनसे करते हैं। इस प्रकार के काम में कई लोगों को भाषा कौशल, बोलना और संप्रेषण कला के कारण काम मिलता है, ठीक है। इनमें काम इसलिए मिलता है ताकि उनका भाषा कौशल, उनकी बोलने, सुनने और समझने की शक्ति अच्छी है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में बड़े बड़े मॉल स्थापित हो रहे हैं। मॉल के बारे में आप जानते होंगे। इन नए क्षेत्रों में कारखानों, नौकरियों के द्वारा खुले हैं, ठीक है। और ये जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी नौकरियों के अवसर लोगों को मिल रहे हैं, वो भी इसी वजह से मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉल हैं, कारखाने हैं, इस तरह की चीजें वहाँ पर ओपन हुई हैं। इन कार्यों के लिए कंप्यूटर, मोबाइल फोन और संप्रेषण कला की आवश्यकता होती है,
ठीक है। ऐसी जगह आप कब काम कर सकते हैं, जब आपको ये छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, काम करने के लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी कंप्यूटर की होनी चाहिए, मोबाइल फोन आप चलाना जानते हो, संप्रेषण कला आप में हो, आप अच्छे से बातचीत करना जानते हो, काम का दबाव काफी रहता है। ठीक है, इन फील्ड में काम भी काफी रहता है। रात दिन की पारियों में व्यक्तियों की अपनी नींद की दरों में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि ऐसी जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, उनमें लोगों को कभी भी रात में भी वहां वर्क होता है और दिन में भी होता है, तो उनको अलग अलग शिफ्ट में काम करना होता है, जिससे उनकी नींद भी खराब होती है। इससे कुछ मानसिक तनाव, अवसाद आदि के दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को मानसिक बीमारी भी हो जाती है, उन्हें अवसाद हो जाता है, तनाव, टेंशन, ठीक है, इस तरह की बीमारियां भी, इस तरह की समस्याएं भी लोगों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था 4th। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदी के स्वरूप की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, इसमें हिंदी के बारे में आपको बताना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदी के स्वरूप की चर्चा कीजिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और हिंदी का स्वरूप विषय पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इन दोनों पे आपको टिप्पणी लिखनी है या कोई थोड़ा सा थॉट लिखना है अपना। ठीक है, तो इसके उत्तर को देख लेते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा है। ठीक है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा भारत विश्व की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो भारत है, ये विश्व की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया है। ठीक है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, इसमें सभी भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया है। अब संसार एक वैश्विक गांव बनकर रह गया है। ठीक है, अब पूरी दुनिया ही क्या है, एक वैश्विक गांव के रूप में बनकर रह गई है, वैश्विक गांव की अर्थव्यवस्था के रूप में। विश्व के किसी भी कोने में स्थित कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री के लिए हर संभव कोशिश और कम से कम खर्च वाले उपाय करना चाहती हैं। ठीक है, दुनिया में कोई भी कंपनियां हो, विश्व के किसी भी कोने में कोई कंपनी हो, वो अपने उत्पादों को बेचने के लिए हर संभव कोशिश करती है और ऐसा कोशिश करती है कि कम से कम खर्च में वो अपने उत्पादों की बिक्री कर सके, जिससे कि ये कंपनियां भारत में उद्योग खोल सकें। चीन और भारत में सख्त आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, ये चीन और भारत के बीच ये चीजें सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ चीन की बहुत सारी चीजें बिकती हैं और हमारे यहाँ इंडिया के में जो चीन की चीजें मिलती हैं वो काफी सस्ती भी मिलती हैं। ठीक है, तो चीन और भारत में बहुत सारी जो है सस्ती और आसानी से उपलब्ध चीजें हो जाती हैं। इसलिए विदेशी कंपनियों को अपने उत्पादों की जो कीमत है, उत्पादों की गति करने के लिए इन देशों में अपनी यूनिट खोलने और बहुत सा काम जो विदेशों में काफी महंगे हैं पर कराया जाता है। जैसे कि बहुत सारे देश हैं जो कि अपनी अपनी कंपनियां, अपने यूनिट इस तरह के देशों में, जैसे इंडिया है, चाइना है, इनमें खोलना चाहते हैं और जो काम विदेशों में काफी महंगे होते हैं और उनको वो कराते हैं यहाँ पे, उसे आउटसोर्स करने की दिशा में सोचना पड़ता है। ठीक है, अनेक देश व्यवसायी कंपनियां भारत में यूनिट लगा रही हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विदेशी देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अपनी व्यावसायिक कंपनियों को भारत में ला रहे हैं, भारत में अपनी यूनिट को लगा रहे हैं और अपने उत्पादों की सूचना प्रसार के एक अंग्रेजी तथा हिंदी में
कॉल सेंटर स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, कॉल सेंटर का आपने नाम जरूर सुना होगा। तो इंडिया में भी बहुत सारे कॉल सेंटर हैं। तो कॉल सेंटर का काम क्या होता है? कॉल सेंटर का काम यही होता है कि जो विदेशी कंपनियां हैं बहुत सारी, और उनके जो भी ग्राहक हैं, ठीक है, जो भी वहाँ के जो ग्राहक हैं, उनसे हिंदी और इंग्लिश में बातचीत करके एक कम्युनिकेशन बनाए रखने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में जो हिंदी जानने वाले लोग हैं और जब बाहर की जो कंपनियां हैं वो इंग्लिश जानने वाले लोग हैं, इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी का काम ये कंपनियां करती हैं, ये कॉल सेंटर करते हैं। ठीक है, एक कंपनियां दूसरी संगठित कंपनियों को भी इस प्रकार की सेवा उपलब्ध कराती हैं। इसके लिए कर्मचारियों को अपेक्षित भाषाई प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी, कर्मचारियों को जो वहाँ कार्य करने वाले हैं उन्हें ट्रेंड किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इससे विदेशी कंपनियां जहां कम खर्च में ये सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, ये जो विदेशी कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, ये कम खर्च में अपनी सेवाएं देती हैं। वहां भारत में युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, विदेशी कंपनियां जो है वो कम खर्च में अपनी चीजें तो बेचती ही हैं, कम खर्च में वो अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, और यहाँ की हमारे इंडिया में जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, उन्हें रोजगार भी मिलते हैं, उन्हें रोजगार के अवसर भी उनके लिए खुलते हैं। इसी प्रकार का अन्य क्षेत्र है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर की भी हमने बात की थी ऊपर, कॉल सेंटर और बीपीओ। ठीक है, कॉल सेंटर या बीपीओ और बीपीओ, ठीक है, ये जो सेंटर है का पूरा नाम है, इनका पूरा नाम क्या है, बिजी प्रोसेसिंग ऑफिस। ठीक है, इसका पूरा नाम आप ध्यान रखेंगे। अब से जो कॉल सेंटर है इसका पूरा नाम क्या है, बिजी प्रोसेसिंग ऑफिस। इस क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी देशीय विदेशी कंपनियां कंप्यूटर आधारित स्थापित करती हैं। ठीक है, ये जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये अपने कंप्यूटर के द्वारा ये कार्य को पूरा करती हैं, काम करती हैं, कंप्यूटर आधारित ये काम करती हैं। इन केंद्रों में विभिन्न कंपनियों के उत्पादों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, ये जो कॉल सेंटर है बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की जानकारी रखते हैं, इनसे जानकारी उपलब्ध कराने का काम ये करते हैं। ये अक्सर विदेशी कंपनियों के उत्पादों के बारे में होती हैं। जो जानकारियां होती हैं किस बारे में होती हैं, ये विदेशी कंपनियों के उत्पादों की जानकारियां ये लोग देते हैं। पूरे देश से जो लोग उन उत्पादों के बारे में जानकारी या ग्राहक सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, वे इन केंद्रों के संबंधित कंपनी डेस्क को फोन करते हैं। ठीक है, जो भी ग्राहक ऐसे हैं जो कोई जानकारी चाहते हैं, वो इन तरह के कॉल सेंटर में बात करके फोन करके बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इन टेलीफोन का उत्तर उस देश की अंग्रेजी लहजे या विदेशी भाषा में विदेशी बलाघात के साथ दिया जाता है। इस कार्य के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस कॉल सेंटर से रात दिन शिफ्टों में कार्य चलता है। कॉल सेंटर का अगर आपको पता होगा तो ये रात में भी काम होता है यहाँ पे, और दिन में भी काम होता है। लोगों को अलग अलग शिफ्ट में जॉब करना होता है यहाँ पे। सेंटर अब महानगरों के आसपास भी फैलते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी कॉल सेंटर की संख्या अब बहुत बढ़ती जा रही है। अभी तक ये सेंटर दिल्ली, आसपास गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, नागपुर आदि में स्थापित हैं। ठीक है, अभी तक ये जो कॉल सेंटर हैं, ये जो भी बड़े बड़े शहर हैं, इन सब में ही स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें भी लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो इन कॉल सेंटर में काम करते हैं। अंग्रेजी ही नहीं, विदेशी भाषाओं के छात्रों को भी इसमें समुचित रोजगार के अवसर मिलते हैं। ठीक है, इसमें सभी लोगों को, जो विदेशी भाषाएं जानने वाले बच्चे हैं उनको भी जॉब मिलते हैं, और अंग्रेजी जो जानते हैं या नहीं जानते हैं उन्हें भी इसमें जॉब मिलता है। ठीक है, जो हिंदी जानने वाले हैं, अंग्रेजी जानने वाले हैं या कोई विदेशी भाषा जानते हैं, सभी को ऐसे कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है।
इसी प्रकार एक अन्य क्षेत्र है चिकित्सा लिप्यंतरण। ठीक है, दूसरा क्षेत्र क्या है? चिकित्सा लिप्यंतरण का। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का अमेरिकी जब दिन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब अमेरिका में जब दिन होता है, अमेरिकी जब दिन होता है, वहां पर जब दिन होता है तब भारत में रात होती है। ठीक है, जब अमेरिका में दिन होता है तो भारत में क्या होती है? भारत में रात होती है। और जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में क्या होती है? रात होती है। दोनों देशों में लगभग 10 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, दोनों देशों में दिन रात में लगभग 10 घंटे का अंतर होता है। ये जो बुक थी वही बुक में ही थोड़ा थोड़ा साइड में कटा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आप समझ लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा बुक्स में ही कटा हुआ है, तो पीडीएफ में वैसा ही आ रहा है। जब अमेरिका में डॉक्टर शाम को काम समाप्त करता है, मेडिकल रिकॉर्ड लेखन के लिए सामग्री भारत भेजी जाती है। भारत में दिन में काम करके उसे अगले दिन अमेरिका भेजा जाता है। ठीक है, जब अमेरिका में कोई काम खत्म होता है और उसकी जानकारी अगर भारत में जो उन्होंने अपना सेंटर खोला हुआ है, कोई ब्रांच खोली हुई है, तो वहां जानकारी दी जाती है। और जब भारत से अमेरिका में जानकारी दी जाती है तो वहां दिन और रात का डिफरेंस होता है। सुबह सुबह डॉक्टर को अपेक्षित सामग्री मिल जाती है। ठीक है, यहाँ जब शाम को कोई चीज भेजी जाती है अमेरिका, तो वहां सुबह हो रही होती है और सुबह सुबह डॉक्टर को वो जानकारी उपलब्ध हो जाती है। कार्य मुख्य रूप से अंग्रेजी में होता है। यहाँ पे मेन रूप से जो काम होता है वो किसमें होता है? इंग्लिश में होता है, अंग्रेजी भाषा में होता है। निजी क्षेत्र लाखों लोगों की नौकरियों के अवसर प्रदान करते हैं। ये जो निजी क्षेत्र हैं वो लाखों लोगों को जॉब उपलब्ध कराते हैं। इनमें MBA किए व्यक्तियों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनमें जो MBA किए हुए बच्चे होते हैं उनको अच्छा जॉब मिल जाता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में हिंदी में काम करने की बाध्यता नहीं है। ठीक है, इस क्षेत्र में ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आपको हिंदी भी अच्छी आती है, आप अच्छी बातचीत करना जानते हैं, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इन्हीं विदेशी कॉल सेंटर की तरह भारतीय कंपनियां भी हिंदी भाषा में इस प्रकार के ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित कर रही हैं। ठीक है, जिस तरह से विदेशों ने जगह जगह किए हैं विदेशी कंपनियों ने, उसी तरह से भारत की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हिंदी भाषा में अपने कॉल सेंटर स्थापित कर रही हैं, ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित कर रही हैं, जिनमें हजारों व्यक्तियों को हिंदी के माध्यम से रोजगार प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलते हैं हिंदी के माध्यम से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हिंदी की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हिंदी की भूमिका आपको बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। ये आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, और आपको जरूर ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको एग्जाम के लिए उतना याद रह जाएगा जितना आपको वहाँ लिखना जरूरी है। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप आंसर दे पाएंगे अच्छे से। ठीक है, आज सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो आज हमारे पूरे ही जीवन में प्रवेश कर गई है। जीवन के हर क्षेत्र में इसका दखल है। आप कह सकते हैं कि आज के टाइम हम विदाउट मोबाइल फोन, विदाउट कंप्यूटर, विदाउट इंटरनेट के हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना इन चीजों के आज के टाइम लाइफ थम सी जाती है। ठीक है, मानव आज का कोई भी क्षेत्र कंप्यूटर से अछूता नहीं है। ठीक है, मनुष्य का कोई भी क्षेत्र हो, व्यक्ति का कोई भी क्षेत्र आज के टाइम में कंप्यूटर से अछूता नहीं है। कंप्यूटर, इंटरनेट से आज के टाइम कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है। भाषा इसका अपवाद नहीं है, और ऐसा नहीं है कि भाषा के क्षेत्र में बचा हुआ है, भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। भाषा प्रौद्योगिकी ने भी कई ऊंचाइयों को छू लिया है। ठीक है,
भाषा उद्योग जो है इसने भी बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है। अतः आज यदि हम भाषा के आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो हमें भाषा के प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग व भाषा संरचना की कंप्यूटर के अनुकूल लाना पड़ता है। ठीक है, आज हमें अपनी भाषा की अगर हम बात करें वो भी हमें अपने कंप्यूटर के अनुकूल अपनी भाषा को भी समझना, बोलना और लिखना होता है। कंप्यूटर द्वारा भाषा को इंटरफेस से परिवर्तित करने के लिए संरचना को बदला जा सकता है। बदलने की एक रूपता और विकल्पहीनता अपनानी होती है। एक शब्द का बस एक ही अर्थ होना चाहिए। आज अंग्रेजी से हिंदी तथा भारतीय भाषाओं तथा विशेषकर दक्षिण की भाषाओं में विवाद हेतु कंप्यूटर पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। ठीक है, अलग अलग भाषाओं की वजह से जो कंप्यूटर है वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग फॉन्ट की आवश्यकता होती है। अगर आप सिंपल सा आपको थोड़ी भी कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो आप समझ पाएंगे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है हिंदी फॉन्ट का। ठीक है, हिंदी फॉन्ट आजकल हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं हिंदी। ठीक है, कंप्यूटर पे हम टाइप कर सकते हैं और बहुत सारा काम कंप्यूटर में हिंदी में होता है। लेकिन अगर आपने कभी देखा हो या ध्यान दिया हो या आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि कोई फॉर्म हो या कोई भी लेटर जिसे आपने अपने सिस्टम पे खोला हो और वो हिंदी में हो, और अगर आपके सिस्टम पे वो फॉन्ट नहीं है जिसमें वो टाइप किया गया है तो वो आपके कंप्यूटर में वो ठीक से ओपन नहीं होता है। ठीक है, इस तरह की समस्याएं आती हैं हिंदी फॉन्ट के साथ और दूसरी भाषाओं के भी साथ। ठीक है, कंप्यूटर अनुप्रयोगों को ध्यान में रखकर हिंदी और भारतीय भाषाओं में आधुनिकीकरण किया जाए तथा ऐसा करते समय प्रौद्योगिकी व भाषा प्रौद्योगिकी को भी ध्यान में रखा जाए तो यह अधिक तर्कसंगत होगा। इससे जहां एक ओर भाषा की संप्रेषणता में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर इससे राष्ट्रीयता प्रबल होगी। ठीक है, इससे दूसरी तरफ राष्ट्रीयता जो है वो भी प्रबल होगी। इससे भाषा को बोधगम्यता संबंधी दूरियां समाप्त हो जाएंगी। भाषा के बीच जो दूरियां हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास से अन्य क्षेत्रों के साथ साथ भाषा के क्षेत्र में भी काफी लाभ होगा। लाभ देखा जा सकता है, काफी लाभ देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साधित अनुवाद, कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण और परीक्षण, वेब आधारित भाषा शिक्षण, विषय सापेक्ष सामग्री के लिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण पैकेज तैयार किए जा रहे हैं और हिंदी और दिन प्रतिदिन इसमें और विकास हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हो नहीं रहा है, इसमें बहुत ही काम किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन इसमें विकास होता जा रहा है। इससे कई क्षेत्रों में भाषा संबंधी कार्य करने वालों के लिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाषा संबंधी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी नए नए अवसर खुलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी हेडिंग है, इसमें आप ऐसे हाईलाइट करके हेडिंग को डालेंगे, कंप्यूटर साधित अनुवाद। ठीक है, आप हेडिंग को हाईलाइट करके डालेंगे या फिर ब्लैक पेन ले जाइएगा, उससे अच्छे से हाईलाइट करके लिखिएगा। कंप्यूटर साधित अनुवाद, यह क्षेत्र कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोगों में सर्वाधिक जटिल है। इसमें कंप्यूटर कार्यक्रम को मानक बुद्धिमत्ता के अनुरूप यांत्रिक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अंग्रेजी से हिंदी तथा भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद के कार्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर जो कार्यक्रम है, कंप्यूटर कार्यक्रम को मानक बुद्धिमत्ता, ठीक है, मानक बुद्धिमत्ता से के अनुरूप यांत्रिक बुद्धिमत्ता में, यानी कि जो मनुष्य की लैंग्वेज है
उसे कंप्यूटर समझ सके और जो मशीनी भाषा है उसे मनुष्य समझ सके। इन दोनों के बीच तालमेल बिठा के कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है। आप जब भी आप कोई चीज कंप्यूटर में टाइप करते हैं, कंप्यूटर में लिखते हैं, तो कंप्यूटर आपकी भाषा को नहीं समझता है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिए। अगर कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होगी तो आप समझ पाएंगे मेरी बात को, कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, आप किसी चीज को टाइप करते हैं, लिखते हैं, पिक्चर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कंप्यूटर आपकी भाषा को नहीं समझता है। आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में, कंप्यूटर उसे अपनी मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, और कंप्यूटर किसको समझता है? कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 0-1 फॉर्म में होती है। मोटा मोटा आप समझ लीजिए, बाइनरी लैंग्वेज जो है 0-1 फॉर्म में होती है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर आपकी भाषा को नहीं समझता है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और कंप्यूटर में आप जो कुछ भी लिखते हैं उसे वो अपनी बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। उसके बाद में वो समझ के आपकी भाषा में रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की बात। इस संबंध में IIT कानपुर, IIT हैदराबाद का योगदान सर्वोपरि है। ठीक है, ये ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने, ऐसे IIT कॉलेज हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तृतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास मिशन के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस क्षेत्र में कई परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान किया है। ठीक है, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी काफी कार्य किया है और इस क्षेत्र में मैट, IIT कानपुर, मंत्रा, CDAC पुणे, मात्रा, CDAC मुंबई तथा शक्ति IIT हैदराबाद ने कई अनुवाद तंत्र उल्लेखनीय हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जो कि काफी उल्लेखनीय हैं, जिनकी हम सराहना कर सकते हैं। एक निजी कंपनी में अनुवाद तंत्र का विकास किया जाता है। अभी भी इसमें सुधार और विकास की काफी गुंजाइश है। ठीक है, इस तरह का जो तंत्र विकसित हुआ है उसमें अभी भी बहुत सारी सुधार करने की आवश्यकता है। यह क्षेत्र विभिन्न विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास की अपेक्षा रखता है। साथ ही भाषा विशेषज्ञों की विशिष्ट भूमिका है। इसमें जो भी भाषा विशेषज्ञ हैं, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन क्षेत्रों में भाषा, व्याकरण, अनुवाद, कोश विज्ञान में दक्ष व्यक्तियों की अपेक्षा रहती है। जो यहाँ पर एक्सपीरियंस लोग हैं, इनकी काफी अपेक्षा रहती है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो DTP है, कंप्यूटर साधित प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर ने काफी कार्य किया है। अब मुद्रण और प्रकाशन का कार्य काफी सरल और सहज हो गया है। ठीक है, जो मुद्रण और प्रकाशन का कार्य है ये भी काफी सरल और सहज हो गया है। कंप्यूटर ही नमूना पृष्ठ का डिजाइन, कंप्यूटर पे जो भी नमूना पृष्ठ मतलब एग्जाम्पल जो डिजाइन का होता है, विभिन्न फॉन्ट का प्रयोग आदि करके प्रभावी और आकर्षण बनाया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में आप किसी भी चीज को अगर डिजाइन करते हैं तो आप उसे काफी प्रभावी और आकर्षक बना सकते हैं। प्रकाशन से सभी प्रारंभिक कार्य सिमट कर एक मेज यानी कि डेस्क में ही रह गए हैं। ठीक है, प्रकाशन में क्या है, यहाँ कहने का मतलब ये है जो कार्य बहुत सारे व्यक्ति मिलकर कभी किया करते थे, अब वो सारे काम एक इंसान कंप्यूटर में बैठकर कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर पे एक ही मेज और चेयर पे बैठकर कंप्यूटर में जो उसके सामने डेस्कटॉप रखा हुआ है या लैपटॉप रखा हुआ है उसमें बैठकर सारे कार्य कर सकता है, अच्छे से अच्छे डिजाइन तैयार कर सकता है और काफी
अच्छा डिजाइन और आकर्षण और प्रभावी डिजाइन को वो तैयार कर सकता है, या कोई भी जो भी काम है कंप्यूटर में वो आसानी से और अच्छे से किया जा सकता है कंप्यूटर की सहायता से। अब पुस्तकों के भंडारण पर अत्यधिक व्यय की आवश्यकता नहीं रह गई। ठीक है, अब पुस्तकें, जो लोग महंगी महंगी पुस्तकें पहले खरीदा करते थे उनको इकट्ठा करने की भी अब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। पुस्तकों के भंडारण पर अत्यधिक व्यय की आवश्यकता अब नहीं रही है। अतिरिक्त प्रतियां आवश्यकता अनुसार शीघ्र मुद्रित कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी भी खरीद सकते हैं, हार्ड कॉपी, जैसी आपको जरूरत हो। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भाषा शिक्षण का कंप्यूटर ने काफी दृश्य श्रव्य साधनों को स्थान ले लिया है। ठीक है, दृश्य श्रव्य साधनों का क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे दृश्य श्रव्य साधन क्या होते हैं। दृश्य साधन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि दृश्य साधन वो होते हैं जिन्हें आप देखते हैं, और श्रव्य वो होते हैं जिन्हें आप सुनते हैं। ठीक है, शब्द साधन में वो आएंगे जैसे कि आपका रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है। ठीक है, और दृश्य में आपकी जितनी भी मैगजीन है, छपी हुई सामग्री है, या वो सारी चीजें आपकी दृश्य में आ जाएंगी जिन्हें आप देख सकते हैं, देखकर पढ़ते हैं। दूसरा एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपनी जीके नॉलेज के हिसाब से याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा साधन है जो कि दृश्य और श्रव्य दोनों है, ठीक है, तो दोनों के एग्जाम्पल आप टीवी को दे सकते हैं। ठीक है, टेलीफोन, ये जो आपका टीवी चैनल होता है आप इसको दे सकते हैं। और दूसरा, जैसे आप अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो आप इसे भी दृश्य श्रव्य दोनों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी बुक दिखाई भी दे रही है और आप मेरी बात सुन भी पा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर से उच्चारण, लिपि, वर्तनी, भाषा आदि सभी का शिक्षण वैज्ञानिक और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के विकास के लिए हिंदी भाषा जानने वालों को काम मिल सकता है। ठीक है, इस तरह के जो भी काम है वो हिंदी जो लोग जानते हैं उन्हें भी इस तरह काम मिल सकते हैं, वो भी इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। भाषा के अनुप्रयोगों में एक अन्य अनुप्रयोग है कोर्स निर्माण। ठीक है, भाषा के जो अनुप्रयोग है उसमें एक और अनुप्रयोग कौन सा है, कोर्स निर्माण। ठीक है, इसमें भी कंप्यूटर ने काफी योगदान दिया है। पहले इस कार्य के लिए कैटलॉग कार्डों पर प्रविष्टियां लिखी जाती थी। ठीक है, शब्दकोश के लिए पहले तो शब्दकोश निर्माण के लिए केवल कहीं ना कहीं आपको कुछ बुक्स में या कैटलॉग में लिखा हुआ मिलता था, उन्हें और उनको आकारादि क्रम में लगाया जाता था। इस कार्य में पहले काफी समय लग जाता था, लेकिन आज यह काम आसानी से कम समय में हो जाता है। अब यह सारा काम कंप्यूटर संभाल लेता है। ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से ये सारा काम अब बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके लिए कई विशिष्ट कार्यक्रम हैं। प्रभावपूर्ण प्रस्तुति यानी कि लेखन जो भी आप कर रहे हैं, प्रभावपूर्ण प्रस्तुति के लिए कंप्यूटर में पावर पॉइंट कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। ठीक है, अगर आप किसी भी विषय में आपको कोई लेख लिखना है या अपनी कोई स्पीच तैयार करनी है, तो इसके लिए यदि आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, तो ये आप काफी उपयोगी और प्रभावी ढंग से आप अपनी जो भी स्पीच है उसे तैयार कर पाएंगे, या जो भी प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हैं उसे आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, और इससे बड़े बड़े सम्मेलनों में बहुत सुंदर ढंग से और आकर्षक प्रस्तुत का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, आप बहुत ही सुंदर तरह से अपनी बात को कह पाएंगे यदि आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में। एक अगर आप जानते होंगे तो पता होगा आपको कि कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का MS ऑफिस पैकेज होता है, पावर पॉइंट उसका एक पार्ट है। ठीक है, और पावर पॉइंट में हम PPT बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, और इसकी सहायता से आप किसी भी अपनी किसी स्पीच को या जो कुछ भी आप कहीं कुछ बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो इसकी सहायता से आप बहुत ही इसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे।
इन सभी कार्यों में भाषा के ज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी होना जरूरी है। ठीक है, इन सभी के लिए यदि आपको भाषा का ज्ञान है, इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी कंप्यूटर का पूरी क्षमता के साथ प्रयोग किया जा सकता है। जब आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तभी आप कंप्यूटर का प्रयोग करके अपनी चीजों को बेहतर तरीके से किसी के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 23वां चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आपका ये 23 चैप्टर था वो यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 24 मिलेगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आपके जितने भी चैप्टर हैं वो सारे मैं एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करा दूंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। बस से आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपका अच्छे से ये वाला सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट बनवा सकते हैं। अगर आप इग्नू से कुछ कर रहे हैं तो वो चाहे BCA का हो, MCA का हो, BA का हो, कोई भी सब्जेक्ट आप मुझे बता सकते हैं, आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।